स्टार्ट है। चलिए अब हम लोग को देखिए ब्रिटिश शिक्षा नीति वाला टॉपिक जो कि काफ़ी बड़ा था और पिछले वीडियो में हम बहुत सारा क्वेश्चन मतलब लिखाए भी थे। पूरा टॉपिक जो है लिखाने का जो एक तरीका अपनाए जो थे वो इसलिए ताकि आपको मेंस के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। तो इससे पहले वाला जो वीडियो बनता था उसमें क्या करते थे, सीधा हम डायग्राम बनाते थे और समझा कर हम निकल जाते थे। जबकि ब्रिटिश शिक्षा नीति वाला वीडियो में क्या हुआ, हम काफ़ी मतलब कैसे लिखाते हैं, मतलब जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो मेंस के परसेप्शन से उसको पूरा वीडियो को हम बनाए थे। अगर आपको मतलब लगे कि हाँ ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, दिक्कत है, तो फिर हम जैसे पहले पढ़ाते थे वही वाला फॉर्मेट में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ब्रिटिश शिक्षा नीति के बाद हमने कहा था कि ब्रिटिश शिक्षा नीति से संबंधित जितनी भी समितियाँ होंगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। अगर आप सिविल का तैयारी करते हैं तो उसमें आपको सारी योजनाओं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। सिविल का मतलब है कि अगर आपका बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी जो एक दिन वाला एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर क्या पूछा जाएगा, पूछ देगा जैसे निम्नलिखित में से कौन सा योग या कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है, तो वहाँ पर इसमें से कोई एक दे देगा। हंटर आयोग शिक्षा पर वुड घोषणा दे सकता है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कोई भी एक दे ऑप्शन में 4 विकल्प में आपको देख सकता है। तो वनडे एग्जाम में केवल ये याद रखना है कि ये सारे चीज़ जितना भी हम ये जो लिस्ट बनाए हुए हैं सभी का संबंध किससे है, ब्रिटिश शिक्षा नीति से है। ठीक है। और सिविल वाले क्या करेंगे, इसको तो पता रखना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या करना होगा, इसके अंदर की भी बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो कौन कौन सा इसमें योजना पढ़ना है हमको और आयोग है। सबसे पहले देखना है कि शिक्षा पर वुड घोषणा पत्र जो कब आया था, 1854 में। 1854 की घटना कुछ याद है, उस समय कौन था यहाँ का वायसराय, कौन था, डलहौजी के टाइम में चल रहा था। उसके बाद कौन है, हंटर आयोग, हंटर कमीशन, ये 1882 से 83 के बीच आया था। ये इसकी खामियों को दूर करेगा। बाद में जितने भी सारे जो आयोग आएंगे वो क्या करेगा, पिछले जो आयोग था उसकी कमियों को ये दूर करने का प्रयास करेगा। उसके बाद कौन आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। उसके बाद फिर सरकार का प्रस्ताव 1913 में क्या है वो भी पढ़ना है हम लोग को। सेंट्रल विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। ये जितने भी सारे कानून आप देख रहे हैं वो शिक्षा से संबंधित ही क्या होगा, सुझाव होगा कि शिक्षा से संबंधित क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग पीछे भी पढ़े थे कि जैसे जो ब्रिटिश शिक्षा नीति था उसमें हम लोग क्या देखे थे, शिक्षा के लिए माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश में तो सहमति था, लेकिन शिक्षा का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए था, इस पर क्या था, डिस्प्यूट था। जैसे आंग्लवादी और प्राच्यवादी था ना विवाद, आंग्लवादी को क्या कहना था कि हम आधुनिक शिक्षा के जरिए जो हम पढ़ाना चाहते हैं, जबकि प्राच्यवादी का क्या कहना था कि जो हमारा जो भारत का जो पारंपरिक तरीके से जो शिक्षा है उसके हिसाब से हम पढ़ाना चाहते हैं। जैसे वो अलग अलग जगह पे, जैसे बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलता है, आपका कलकत्ता में मदरसा वगैरह खोलता है। तो एक जो था जो प्राच्यवादी था वो भारतीय ट्रेडिशनल एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, जो पुराने तरीके से जो वेद वगैरह जो पढ़ाते थे, और दूसरा क्या कर रहा है, ज्ञान विज्ञान की बातें कह रहा है। तो ये थोड़ा सा मामला था, हालांकि कितना बात सच है वो तो पता चल ही गया कि कितना ज्ञान विज्ञान की चीज़ हम लोग को सिखाया। उसके बाद कौन है, हाटोक समिति 1929 में, वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना जो 1937 में आया, और उसके बाद सार्जेंट योजना, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें थोड़ा डिटेल में भी पूछ लेता है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर वाला मिटा देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। पहले एक एक करके शिक्षा पर वुड घोषणा में क्या क्या लिखा हुआ था उसको हम लोग देखते हैं आराम से, आप लोग भी आराम से लिखिएगा, हम भी बोर्ड पे लिखते हैं। तो पॉज करके पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉज कर दीजिए इसको। चलिए देखिए, अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा शिक्षा पर वुड घोषणा पत्र जो 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था। ठीक है। अब देखिए ये जो चार्ल्स वुड हैं उन्हीं के माध्यम से ये घोषणा पत्र बना था, शिक्षा से संबंधित कई सारे ये सुझाव देंगे। और ये जो चार्ल्स वुड थे वो ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल समझते हैं ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है मतलब ब्रिटेन की जो सांसद में मतलब आपका एक बोर्ड था, वो भारत के फैसले करते थे। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, भारत के निर्णय पर, मतलब भारत के बारे में जो निर्णय लेते थे वहाँ पर कुछ लोगों का समूह था, वो ब्रिटिश सांसद के ही नियंत्रण में थे। ये सारे लोग किसके नियंत्रण में थे, ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में थे। इसमें कुछ लोगों का समूह का ये काम था
देखिए ऐसे समझिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ बैठा हुआ है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कुछ लोगों का समूह है, उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। वो किसको कंट्रोल के लिए बनाया गया? भारत के मामले में, शिक्षा के मामले में तो वो फैसला लेगा ही लेगा, लेकिन भारतीय मामलों पर सारा देखरेख कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम कर रहा है। वो भारत के हर एक चीज़ों पर वो पैनी नज़र से देख रहा है। तो उसी का हेड कौन था? चार्ल्स वुड था। चार्ल्स वुड ने शिक्षा से संबंधित कई सारी बातों को वो मतलब कि रिकमेंडेशन देगा। हाँ, ब्रिटेन के ही थे भाई, चार्ल्स वुड ब्रिटेन के ही थे, उन्हीं का सलाह था। अब देखिए इनका हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ समझिए, ये जितना भी सारा घोषणा पत्र हम लोग देखेंगे उसमें हमेशा 3 चीज़ पे बात होगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य तो कभी नहीं बदलेगा, कहने के लिए कुछ और कहेगा पर उद्देश्य वही रहेगा, सस्ता क्लर्क है ना, और एक अच्छा खरीदार वर्ग, और तीसरा ऐसा वर्ग हो जाएगा मतलब आपके सभ्यता संस्कृति को डल माना जाएगा, भारतीय सभ्यता संस्कृति को नीचा दिखाना, यह भी उनका उद्देश्य था। ये असली कारण था, लिखना वो नहीं है, समझना ये है, लिखना ये है, पर असल दिमाग में वो निष्कर्ष में लिखना है कि फाइनली निष्कर्षता इसमें से कोई भी बात वैसा लागू ढंग से नहीं हो पाया, हुआ कुछ कुछ बात लागू हुआ, समझिए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा का माध्यम, किस माध्यम में शिक्षा देना है, और तीसरा शिक्षा सुधार पर क्या क्या करना चाहिए। देखिए शिक्षा से, ब्रिटिश शिक्षा तो काफ़ी पहले लागू हो चुका था, मैटकॉप के माध्यम से ये जो कई सारे लोगों ने शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा लागू कर दिया था, लेकिन उसमें सुधार की गुंजाइश थी, सुधार जरूरत था। सुधार करने के लिए वो क्या करेगा, सबसे पहला पॉइंट समझिए, यहाँ पर इनका ये कहना था चार्ल्स वुड का कि अगर कोई हाईली एजुकेशन लेना चाहता है, उच्च शिक्षा लेना चाहता है, तो उसको किस भाषा में मिलेगा? अंग्रेजी। और अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा लेने के लिए कौन लोग कैपेबल हैं? जो अमीर आदमी है। अमीर आदमी उच्च शिक्षा लेगा ना, अमीर आदमी ही बीटेक करेगा ना, गरीब आदमी कहाँ से कर पाता है, उनको बहुत दिक्कत होता है। हालांकि अब तो सरकार उसके लिए भी कई सारी योजनाएं चला रहा है, लेकिन तब तो ऐसा योजना नहीं था ना। तो शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा था, और जबकि जनसाधारण की शिक्षा नहीं, आम लोग किस भाषा में पढ़ेंगे? देसी भाषा। आप पढ़ो देसी भाषा में, वो पढ़ेंगे अंग्रेजी में, फिर वही जाकर के आपको ऐठेगा, दिखाएगा ये देखो हमारी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, क्योंकि वो हाईली एजुकेशन है, वेल क्वालिफाइड। देखो अच्छा एजुकेशन के लिए मतलब ही था कि पहले अंग्रेजी जिसको आता था वो क्या है एजुकेटेड है। यही बात ये दिमाग में अभी तक डाला हुआ है। तो अंग्रेज जो कह के गए वो आज तक हमारे दिमाग से निकलता ही नहीं है। और ये बात भी सही है, आप जितना हायर एजुकेशन पे जाइएगा वहाँ पर आपका शिक्षा का माध्यम क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए शिक्षा में निजी उद्यम को प्रोत्साहन। अब शिक्षा में पहले शिक्षा कौन देते थे? केवल सरकारी लोग, मतलब जो ब्रिटिश के लोग होते थे केवल शिक्षा वही लोग देते थे। अब बोला कि नहीं, शिक्षा में निजी लोग भी आएंगे, मतलब कि प्राइवेट स्कूल भी खुलेगा, प्राइवेट कॉलेज भी खुलेगा। हालांकि ये सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझिएगा, जो शिक्षा पर वुड घोषणा पत्र है उसमें विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा की बात होगा। ये किस एजुकेशन को ठीक करने की बात बोल रहा है? जो यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे हो रहा है उसकी बात ही कर रहा है। आगे चल के पढ़ेंगे कि जो है फिर मिडिल स्कूल पर भी बात होगा। तो अभी किस पर बात हो रहा है? विश्वविद्यालय के स्तर पर जो शिक्षा होगा उस पर बात किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट क्या था कि प्राइवेट स्कूल के जगह पर, सरकारी स्कूल के जगह पर प्राइवेट स्कूल भी खुलेगा। तीसरा क्या है? पाश्चात्य शिक्षा पर ज़्यादा जोर, मतलब भारतीय शिक्षा पर उतना जोर देगा, वो पाश्चात्य शिक्षा की बात ज़्यादा करेगा, भारतीय शिक्षा का महत्व नहीं देगा, यहाँ के आध्यात्मिक शिक्षा की बात ही नहीं करेगा। वो रामचरितमानस या गीता की बात करेगा नहीं, वो तो बाइबल की बात करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो वो बाइबल पढ़ाएगा, आपको विज्ञान पढ़ाएगा। तो जो मानवतावादी दृष्टिकोण जो बार बार कह रहे थे कि मानवतावादी दृष्टिकोण मिला, फिर यहाँ पर जो राष्ट्रवादी आंदोलन वगैरह मजबूत हुआ, तो पाश्चात्य शिक्षा के वजह से ही हम लोगों को मानवतावादी दृष्टिकोण मिला, ह्यूमन राइट वगैरह जिसको कहते हैं वो सब चीज़ मिला हमको। तो पाश्चात्य शिक्षा पर, कि पश्चिमी शिक्षा पर ज़्यादा जोर था, इस वजह से भारतीय शिक्षा की उपेक्षा हुई। भारतीय शिक्षा वाले क्या हो गए, उनको मिल नहीं पाया। तीसरा, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर यहाँ भी कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे और यहाँ के बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो लंदन यूनिवर्सिटीज़ के तौर पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। अब देखिए ऐसा हुआ भी था कि 1857 में कलकत्ता में, बम्बई में और मद्रास में, आगे चल के 1857 में इस जगह पे यूनिवर्सिटीज़ खोला भी गया था, जबकि ये घोषणा पत्र कब का है? 54। तो 3 साल के बाद ये योजना लागू होते हुए भी दिख रहा है। उसके बाद देखिए
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना, मतलब सीधी सी बात है कि टीचर ट्रेनिंग भी देगा। भाई शिक्षक रखोगे तो शिक्षक को ट्रेनिंग दोगे तब ना भाई। पढ़ाना एक कला है। देखिए जानकारी इकट्ठा करना अलग चीज़ है, लेकिन उस जानकारी को साझा करना एक कला होता है कि आपकी बातों को बच्चे कैसे समझेंगे। तो आपका बताने का तरीका जितना सहज होगा, ईजी होगा, बच्चे आसानी से टेकअप करेगा। तो टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, इसके लिए टीचर ट्रेनिंग भी तो चाहिए। तो उस समय टीचर ट्रेनिंग की स्थापना किया था, जो आप लोग बीएड वगैरह कर रहे हैं अभी, है ना। तो बीएड कॉलेज उस समय अंग्रेज ही उस समय स्थापित कर दिया था। तो अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करेगा। अगला बोलेगा महिला शिक्षा बहुत जरूरी है, तो महिला शिक्षा पर भी जोर देगा, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया कि कर्मचारी सस्ता चाहिए था। तो कर्मचारी चाहे महिला मिल जाए चाहे पुरुष मिल जाए, उसको क्या फर्क पड़ा, उसको तो काम कराने से मतलब है। तो महिला शिक्षा पर भी जोर दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या, हर प्रांत में शिक्षा विभाग होना चाहिए। हर प्रांत में, हर एक प्रांत में, जितना भी प्रांत है हर एक प्रांत में शिक्षा विभाग होना चाहिए। इससे क्या होगा, अरे हर एक जगह पर शिक्षा विभाग होगा तो शिक्षा को रेगुलेट वो करेगा ना। अलग अलग प्रांतों पर अलग अलग तरीके से शिक्षा का इंप्लीमेंटेशन होगा। समझ रहे बात को। अब मान लीजिए जैसे अभी हाल फिलहाल की बात बताते हैं, पहले तिलका मांझी यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे कॉलेजेस आते थे ना भाई, बहुत सारे कॉलेज थे। इस वजह से तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का भार बढ़ जाता था, वो टाइम पर एग्जाम नहीं ले पाता था, आप लोगों को भी दिक्कत होता था। अब क्या हुआ, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से जो मुंगेर वाला जो यूनिवर्सिटी उसको अलग कर दिया गया, किया ना भाई। अब मुंगेर का अपना यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी का अपना यूनिवर्सिटी, अब भार क्या हो गया, कम। इसी तरह से छोटे छोटे जगह पर हर एक जिला में, जैसे बांका जिला है, यहाँ भी अपना यूनिवर्सिटीज़ होता, भागलपुर में अपना यूनिवर्सिटी, तो अलग अलग जिले के स्तर पर यूनिवर्सिटीज़ होगा तो फिर भार भी कम होगा, टाइम पर एग्जाम भी होगा और सही से शिक्षा का नीति जो कार्यान्वयन करना चाहेगा वो हो पाएगा। तो शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो हर एक जगह पर, हर एक प्रांत में शिक्षा विभाग खोल दो। और वो शिक्षा विभाग का काम क्या होगा, टीचर का नियुक्ति ये करेगा, कॉलेज की स्थापना ये करेगा अपने अपने क्षेत्र में। बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए वो किया भी था कि 5 प्रांतों में, बंगाल, बंबई, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना हुआ था। सभी जगह पर इन मतलब कौन कौन सी जगह बोले, बंगाल लिख ही देते हैं, दिक्कत होगा तो, बंगाल, बंबई, बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास, पंजाब और यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत की जो बात है, इन सारे जगह पर शिक्षा विभाग यानी कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किया गया। इसका वजह यह था ताकि सभी को शिक्षा आराम से मिल सके, भटकना ना पड़े, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। अभी जितने सारे आप लोग हैं सबको तिलका मांझी से सर्टिफिकेट मिलता है। अगर अपना बांका में होता तो कितना अच्छा होता, ज़्यादा दूर भटकना पड़ता। अभी कभी कभी एडमिट कार्ड लाने के लिए उतना दूर जाना पड़ता है, पहले भी दिक्कत होता था। तो जब बाद में ये जब वुड घोषणा पत्र लागू हो गया तो अब बंगाल के लोगों को बंबई जाने का जरूरत नहीं है, या बंबई के लोगों को बंगाल आने का जरूरत नहीं। उनकी डिग्री उनको वहीं मिल जाएगा आराम से। बात समझ में आया। तो ये था हमारा क्या, अच्छा एक पॉइंट और छूट गया, 8वां नंबर पॉइंट, सरकारी शिक्षा का स्वरूप कैसा था भाई, सेकुलर। ध्यान दीजिएगा, किसी धर्म की बात ये नहीं करेगा, धर्म निरपेक्ष शिक्षा की बात ही करेगा। तो इससे ये बात क्लियर हो जाता है कि ना ये गीता को प्रमोट करेगा, ना ये कुरान को प्रमोट करेगा और ना ही ये बाइबल को प्रमोट करना चाहिए, ऐसा इनका मानना था वुड घोषणा पत्र का। पर प्रैक्टिकली कुछ और हो रहा था। लेकिन इनका जो सुझाव था, ये सुझाव तो काफ़ी अच्छा था क्या। तो हालांकि इस सुझाव में खामी भी है, इस खामी को आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हंटर आयोग ने इसमें कौन सा खामी को ढूंढा और उसको कैसे दूर किया। ठीक है, इसको मिटाते हैं, फिर हंटर आयोग को हम लोग समझते हैं। तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, हंटर आयोग लिखते हैं, फिर पॉज कर लीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए। 2 नंबर ये वाला, शिक्षा में निजी उद्यम, मतलब निजी लोग भी शिक्षा में कारोबार करेंगे। जैसे आजकल प्राइवेट कॉलेज भी है ना भाई, सरकारी कॉलेज भी है। शुरुआत में केवल सरकारी कॉलेज था, अब क्या होगा, अब प्राइवेट कॉलेज भी खुलेगा, वो भी शिक्षा देगा, लेकिन वो फीस ज़्यादा लेगा। तो पहले ऐसा नहीं था। तो शिक्षा में निजी उद्यम, मतलब निजी लोग भी अब अपना अपना कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह खोलेगा। उद्यम का मतलब है अंग्रेज खोलेंगे, भारतीयों के पास पैसे कहाँ थे भाई उतना, क्या। तो पॉज करते हैं वीडियो को। अब